पर कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बातें तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है कि हमारे साथ जो पॉपुलेशन डेटा स्प्रेड होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन स्प्रेड इसका स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब पॉपुलेशन जो स्प्रेड होता है यहाँ पर, जैसे कि ग्राफ के ज़रिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और इसमें हमारे साथ जो पॉपुलेशन डेटा स्प्रेड होता है, ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे साथ जो सैंपल डेटा स्प्रेड होता है, ठीक है, उसको भी हम इसी तरह से नॉर्मल कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जिसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर या सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, आप ये दोनों टर्म इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आसान सिर्फ ये होगा कि अगर आप स्टैंडर्ड एरर यूज़ करें तो आपको आसान होगा और वर्ड जो है वो फिर इतना ज़्यादा लेंथी नहीं बनेगा आप स्टूडेंट्स के लिए, सही है। इसी तरह से फिर हमारे साथ एक दूसरा टॉपिक आने वाला है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है बेसिकली ये हमारे साथ एक ऐसी मेजरमेंट होती है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, CLT। C stand for central, L stand for limit and T stand for theorem। ये एक ऐसी मेजरमेंट होती है जिसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम सैंपल और जो पॉपुलेशन होती है, सैंपल और पॉपुलेशन के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम की जो मेजरमेंट है इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो हमारे साथ सैंपल मीन है, ठीक है, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि म्यू इंटू एक्स बार। एक्स बार से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, ये सैंपल मीन की बात हो रही है, इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, पॉपुलेशन मीन के बराबर है। इसी तरह से आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन एस, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बार। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन की बात हो रही है, इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, या सिग्मा की जगह आप एस भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल बन जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है और पॉइंट है जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, और आपको जो है इस पर मुकम्मल अबूर जो है वो हासिल करना होगा ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। स्टैंडर्ड एरर में स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, द क्वांटिटी सिग्मा इज रिफर टू ए स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जो क्वांटिटी सिग्मा है ये स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्रेजेंट करता है। इट मेजर स्प्रेड इन द पॉपुलेशन। इसके ज़रिए हम पॉपुलेशन में हमारे साथ जो डेटा स्प्रेड हुआ होता है, डिस्पर्स हुआ होता है, ठीक है, तो उसको हम मेजर करते हैं। जबकि हमारे साथ द क्वांटिटी सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, या एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन कहते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम स्प्रेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन मीन, हमारे साथ जो सैंपल की जो मीन है, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए मेजर करते हैं। A very important result of statistics referring to sampling distribution of the sample mean is central limit theorem। अब हम central limit theorem के बारे में बात करेंगे और सेंट्रल लिमिट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इंतहाई आसान है, वैसे तो डिफिनीशन ऑलरेडी मैंने आपको बताई कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये एक ऐसी मेजरमेंट होती है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सैंपल और पॉपुलेशन के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन के लिए इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बातों की?
ओके सर। अच्छा जी, काइंडली आप सोए नहीं, सारे जो है टेक लगा कर बैठ जाए और एक्टिवली मेरी बातों को सुनिए ताकि आप जो है हर एक चीज़ को समझे। देखिए, मैं बार बार आप स्टूडेंट्स को कहता हूं कि यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 6 तक ये ऐसे यूनिट्स है, अगर इसको आप पानी की तरह से याद रखेंगे, ठीक है, तो आपका 80% पेपर इसी पहले 6 यूनिट से आएंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि गौर से मेरी बातों को सुने। T stand for C stand for central, L stand for limit and T stand for theorem, ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ पॉपुलेशन विद अ मीन एम एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा। हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसकी मीन हमारे साथ म्यू है और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है। इफ रैंडम सैंपल ऑफ एन से मुराद हमारे पास जितनी भी पॉपुलेशन होती है, सैंपल में जितने भी हमारे पास क्या होती है, वैल्यूज होती है, मेजरमेंट आर रिपीटेडली ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, उसको हम पॉपुलेशन से क्या करें, उसी पॉपुलेशन से हम सैंपल्स बनाए, देन वेयर एन इज़ लार्ज, अगर हमारे पास एन ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर नंबर ऑफ सैम्पल हमारे साथ ज़्यादा होंगे, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम फॉर सैम्पल मीन्स, ठीक है, calculate from repeated sample will be approximately normal with mean mu and standard deviation द। अच्छा जी, सिंपल अल्फाज में ये कह रहे हैं कि आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसकी मेन वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन है। अगर इसी पॉपुलेशन से आप क्या करते हैं, सैम्पल्स बनाते हैं, और इसी तरह से आप ऐसे सैम्पल्स बनाएं कि उसकी जो तादाद है वो आपके पास क्या हो, एन की वैल्यू आपके पास ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा सैम्पल्स आपके साथ बन जाए। तो जितने ज़्यादा सैम्पल्स आपके पास बनेंगे उतना ही आपके पास जो कर्व बनेगा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो ज़्यादा बेल शेप में आपके साथ बनेगा, ठीक है। और अगर आपके पास एन की वैल्यू कम आती है तो इससे आपके पास जो क्या कहते हैं, जो कर्व है वो सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है, और इस तरह से फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये बात आपको इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम में बताई गई है, सही है। में जो है आपसे ये पूछ सकते हैं कि सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी चीज़ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो डिपेंड करती है। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको याद होना चाहिए कि एन की साइज़ जो है ये क्या करती है, डिपेंड करती है आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन शेप है उस पर, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल जो है ज़्यादा आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा आते हैं तो आपके पास बेल शेप, नॉर्मल बेल शेप बनेगा। अगर नंबर ऑफ सैंपल्स ये आपके पास कम होते हैं तो फिर आपके पास सही बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन या कर्व जो है वो नहीं बनेगी, ठीक है। समझ आ गई इस पॉइंट की। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ग्राफ अगर सैंपल हमारा साइज बहुत ज्यादा होगा तो एक्सपेंडेड हो जाएगा। जी जी, ये हमने पीछे पढ़ी थी ना बेल शेप वाली बात। वो जी जी, वो पॉपुलेशन में हमने पढ़ा था, और पॉपुलेशन में हमने पढ़ा था, और पॉपुलेशन में मैंने आपको कहा था कि आपकी जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, ठीक है, नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मीन पर और एक स्टैंडर्ड डिविएशन पर। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ज़्यादा होती है तो आपका जो कर्व है वो एक्सपेंड नहीं होगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये आपके पास कम होता है तो आपका जो कर्व है वो क्या होगा, ज़्यादा डिस्पर्स होगा, ठीक है। तो ये बात हमने नॉर्मल कर्व में कही थी जो कि पॉपुलेशन के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर अब हम सैंपल की बात कर रहे हैं तो इस वजह से हम सैंपल साइज को कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा सैंपल्स बनेंगे तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, तो वो क्या होगी, ज़्यादा सैंपल्स बनेंगे। मतलब यहाँ पर एक हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर, तो आपके पास कर्व जो है ज़्यादा क्या बनेगा, बेल शेप बनेगा। आप देख सकते हैं ये। अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल जो है कम है तो मिसाल के तौर पर फिर इस तरह से आपको जो शेप है देखने को मिलेगा। सबर करें, इसको भी मैं रिमूव कर दूं। इस तरह का सैंपल जो है फिर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास सैंपल साइज जो है वो मिसाल के तौर पर 2 सैंपल साइज है, ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो फिर कर्व कैसे बनेगा, कर्व फिर इस तरह से बन गया। तो देखिए
اتنی ڈسٹریبیوشن اس کی ہو گئی تو آپ کے پاس پھر کرو جو ہے ایب نارمل ہوگا اور اس کا شیپ جو ہے بیل لائک نہیں ہوگا. تو سینٹرل لمٹ تھیورم میں آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے, بس یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اور دوسری یہ کہ سینٹرل لمٹ تھیورم کے ذریعے ہم سیمپل اور پاپولیشن کے درمیان کیا کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں. تو یہ بات آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے. سینٹرل لمٹ تھیورم ہے. تو یہاں پر اب آپ کو ایک ایگزامپل دیا گیا ہے, تو اس کو اب ہم سمجھیں گے اور اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. سارا میتھڈ جو ہے یونٹ نمبر 4 کی طرح ہی ہے, لیکن صرف کچھ چینجز جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور وہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. سب سے پہلے اس ایگزامپل کو دیکھیں. اس ایگزامپل میں آپ سے کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ. ایگزامپل کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ اسٹوڈنٹس کے لیے. کہتے ہیں کہ سپوز hemoglobin level HB mean hemoglobin level in adult is approximately normally distributed with a mean of 12.7 and standard deviation of 2.8. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مین آئے گا وہ کیا ہوگا, وہ 12.7 ہوگا. ٹھیک ہے, 12.7 یہ آپ کا مین ہو گیا. اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو آپ کے پاس آیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, 2.8 ہے. مطلب یہ ہے کہ 12.7 سے آپ نے 12.7 کے ساتھ ایک دفعہ آپ نے 2.8 کو کیا کرنا ہے, 8 کرنا ہے, اور ایک دفعہ آپ نے 2.8 کو 12.7 سے مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک یہ ہو گیا. پھر کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے, کہہ رہے ہیں کہ what proportion of adult would you expect to have hemoglobin level between 12 and 13. کہتے ہیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ 12 اور 13 کے درمیان میں کتنے لوگ آپ کے پاس آئیں گے جن کی جو ہیموگلوبن لیول ہے وہ کیا ہوگی, وہ 12.7 ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے لوگ جو ہے وہ آئیں گے 12 اور 13 کے درمیان میں جن کا ہیموگلوبن لیول جو ہے وہ کیا ہوگی, 12 اور 13 کے درمیان میں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو اب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے اب اس سے ڈیٹا نکالنا ہے. تو ڈیٹا جو ہے آپ کو آلریڈی دیا گیا ہے. اس سے اب ہم کیا کریں گے, اس سے اب ہم اپنا جو چیزیں ہیں وہ نکالیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ڈائیگرام بنانا آنا چاہیے, کیونکہ اس کے ذریعے آپ کو سمجھنا, آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو دیا گیا ہے مین ویلیو. مین ویلیو آپ کے پاس کیا ہے, ایکس کی ویلیو آپ کے پاس 12.7 ہے. یہ سمپل اب ہم پاپولیشن ڈیٹا نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر سامپل کی بات نہیں ہوئی ہے, تو اس وجہ سے ہم پاپولیشن ڈیٹا نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پاپولیشن میتھڈ کو یوز کریں گے. میو کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے, 12.7 ہے, تو درمیان میں آپ کے پاس میو آتا ہے, تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے, درمیان میں میو لگا دینی ہے. میو کی ویلیو آپ کے پاس 12.7 آ گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کو کہا گیا ہے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے آپ کے پاس کیا ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے آپ کے پاس 2.8 ہے. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہ آپ کے پاس 2.8 آ گئی. ٹھیک ہے, کیا کہا ہے پھر انہوں نے مزید کہا ہے کہ 12 اور 13 کے درمیان میں کتنی ویلیوز آئیں گے. تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے مختلف ویلیوز آلریڈی ایکس کی ویلیو دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو مائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آپ کیا کر لیں گے, یہاں پر آپ نے 12 لگا دیا. کیوں لگا دیا, کیونکہ 12.7 سے کم ہے, تو اس لیے ہم نے اس کو پیچھے لکھ دیا, اور 13 12.7 سے زیادہ ہے, اس کو ہم نے آگے لکھ دیا. یہ سب کچھ ہم نے کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے, اب ہم سمپلی زی اسکور ٹیبل کو کیا کریں گے, زی اسکور فارمولا کو یوز کریں گے, اور اس کے ذریعے اب ہم اس کا ڈیٹا نکالیں گے. سو انتہائی سمپل ہے. یہاں پر میں اس دوسرے کلیئر پیج کی طرف آ جاتا ہوں. یہاں پر
यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है। देखिए डेटा में आपको कह रहे हैं कि सपोज हीमोग्लोबिन लेवल एडल्ट इज़ अप्रोक्सीमेटली, एडल्ट है ठीक है, हमारे पास उनकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो तकरीबन उसकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हुई है और उसकी जो मीन है वो क्या है, म्यू जो है वो 12.7 है और स्टैंडर्ड डिविएशन उसकी 2.8 है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि what proportion of adult would you expect to have hemoglobin level between 12 and 13? कहते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने तादाद में आपके पास लोग होंगे जिनकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 12 और 13 के दरमियान में होंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम में आपने म्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, 12.7 है, ठीक है। फिर आपको क्या कहा गया है कि कितने परसेंट आपके पास 12 और 13 के दरमियान में है, तो 13 जो है ये 12 से ज़्यादा है तो इसलिए इसको हमने आगे लिख दिया, जबकि 12 जो है ये 12.7 से बिलो है तो इस वजह से इसको हमने क्या किया, पीछे लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया क्या, ये आपके पास आ गया 12। तो ये तो हमने क्या कर ली, ये हमने डायग्राम के ज़रिए अपने लिए डेटा को आसान कर लिया। स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या है, 2.8 है। तो ये सारा प्रोसेस जो है आप लोगों ने करना है, ठीक है, ये कर लिया। इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को। अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास जो जीस फार्मूला है, जी स्कोर फार्मूला, तो वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जी स्कोर फार्मूला इज़ इक्वल टू इंडिविजुअल एक्स, ठीक है, इज़ इक्वल सॉरी इंडिविजुअल एक्स माइनस म्यू हो गया और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। सो सबसे पहले हम 12 को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास वही फार्मूला है, एक्स की जगह आपने 12 लिख देना है, माइनस और म्यू की जगह आपने 12.7 लिख देना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या है, 2.8 है। सो जब आप 12 से -12.7 करेंगे तो इससे आपके पास वैल्यू आएंगी 0.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.8। तो 0.7 को जब आप डिवाइड करेंगे 2.8 पर तो इससे क्या वैल्यू आएगी आपके साथ, 0.25। 0.25 वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से आप जब दोबारा वही चीज़ करेंगे, दूसरी वैल्यू मतलब जो 13 है उसका आप निकालते हैं, तो 13 एक्स की जगह 13 और म्यू की जगह आप 12.7 लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे आप किस चीज़ पर, 2.8 पर। जब आप 2.8 पर डिवाइड करेंगे तो 13 माइनस 12.7, तो इससे आपके पास क्या आएगा, 0.7। 0.7 को जब आप 2.8 पर डिवाइड करेंगे इससे क्या वैल्यू आएगी, सर वही जो पहले किया था 0.10। हाँ 0.10 वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास सबसे पहले इसकी हम जी स्कोर में क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू की हम जी स्कोर में, जी स्कोर टेबल में इसकी जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जी स्कोर टेबल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम 0.25 की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने निकालना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। सो हम जी स्कोर टेबल की तरफ आ गए हैं। आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, 0.25। तो आपने सबसे पहले इस जी टेबल में देखना है, यहाँ पर 0.2 ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये 0.2 हो गया। 2 के बाद चूंकि दूसरी वैल्यू भी है और वो 5 है तो इसलिए हम ऊपर आ जाएंगे 0.5 की तरफ, ठीक है। और फिर 0.2 के सामने आते 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 0.5 के दरमियान में जो वैल्यूज़ है बिल्कुल नीचे, मतलब 0.0987, तो ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई। और दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे साथ क्या है, 0.10 है, तो 0.10 0.1 ये हो गया और ये ऊपर 0 है, तो इसके सामने जो वैल्यू है वो क्या है, 0.0398, 0.0398, सही है। सो एक हमारे साथ ये वैल्यूज़ अपने साथ नोट कर लीजिए, ठीक है, एक
0.0987 ہے اور ایک 0.0398 ہے. تو یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے ابھی. تو اب ہم کیا کریں گے, ان دونوں ایک زیڈ کی ویلیو ہے وہ کیا ہے, ایک زیڈ زی کی ویلیو جو ہے وہ 0.09 اور کیا ہے پھر 98 ہے. زیرو ہاں یہ کیا کر رہے ہیں سر, کون سی والی پوچھ رہے ہیں؟ پہلی والی زیرو 0.25 ہے, 0.987 اور جو نہیں سر, اور جو نہیں سر ایک منٹ, جو پہلی ویلیو ہے وہ 0.0793 ہے سر, 0.793 اور جو نہیں ہے سر, 7 ہے سر. دوبارہ دیکھ لیں بے شک. 0.25 کو جب ہم دیکھتے ہیں اس زی اسکور میں تو اس کی ویلیو آتی ہے 0.0987. دو ویلیوز بتانی ہے نا باجی فرا, دو ویلیوز بتانی ہے, ایک 0.0973 ہے اور دوسری ہے سر, ایک منٹ, دوسری ہے 0.0398. نہیں 0.987 ہے دوسری. تو یہی تو وہ بات کر رہی ہوں, پہلے والی ویلیو جو سر پہلے سیمپل کی تھی نا 12 والے کی, ہاں وہ ہے 0.0987. جو دوسرے والا ہے سیمپل اس کی ہے 0.0398. میں پہلے والی پہلے بتا رہی ہوں, بعد والی بعد میں, وہ والی بعد میں پہلے بتا رہی ہوں. نہیں, ہمارا جو سیمپل ہے نا اس میں دو ویلیوز ہیں, 0.25 ہے نا, تو ہم نے 0.2 کی بھی دیکھنی ہے اور 0.5 کی بھی دیکھنی ہے. اچھا تو وہ میں دونوں بتا, اچھا صبر کریں. لینا دوبارہ بیک چلے جاتے ہیں. اچھا جی میری صبر بات کریں. سر, یہ دیکھیے سر یہاں ہم پر نے ایک ہی ویلیو دیکھنی ہے, ہماری ایک ہی دیکھیے دیکھنی ہے. یہ 0.2 ہے نا, 0.2 یہ ایک ہو گیا, ہاں ٹھیک ہے, 0.2 اور پھر 5 میں آئیں گے تو 0.2 اور بالکل 5 کے نیچے آئیں گے تو یہ 0. ہاں, مطلب 0.0987 یہ ایک ویلیو ہو گئی 0.87. اور 0.10 کی جو ویلیو ہے یہ 0.0398 ہے. تو ان دونوں کا آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیجئے اور پھر مجھے بتائیے گا. نوٹ کر لیا؟ سر یہی بتا رہے تھے. یہ نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے؟ جی سر نوٹ کیا ہوا, یہی بتا رہے تھے اس وقت سے. اچھا جی صحیح ہے. اچھا جی, ایک ہمارے ساتھ پہلی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے, 0.0987 اور دوسری جو ویلیو ہے وہ کیا ہے, 0.0398. اچھا جی, اس کو اگر ہم پلس کریں گے تو اس سے ہمارے پاس کیا ویلیو آئیں گی, تو یہ 1.385 کیا آئے گی, 1.385. اچھا جی, سر ان کو اوکے 7 اور 7 14 نہیں, پیشہ کر کے دیکھ لیں, میں نے کیا ابھی. 398 پلس, اوکے, یہ 0 ہو گیا, یہ 0 ہو گیا, یہ سر دوسری سائڈ سے کریں نا, رائٹ سائڈ سے کرنا شروع کریں نا, پھر ہی 1 پوائنٹ آئے گا. اچھا جیسے 7 اور 7 14 اور 15 5 آئے گا اور ایک اوپر جائے گا. ہاں وہ تو جب مائنس میں یا ملٹیپلیکیشن میں کرتے ہی وہ ہوتا ہے, لیکن چلے اس سائڈ سے کر لیتے ہیں. تو یہ 7 + 8 کیا ہو گیا, 15. یہ اوپر ایک گیا, پھر 8 9 18 ہو گیا, پھر 1 10 ہو گیا, 10 اور 3 13 ہو گیا. سو یہاں ہم نے 13 پٹ کر لیا اور یہاں پر 0 آ گیا. سو 13.8 مطلب 0.1385 آیا. سو اب 0, اب ہم کیا کریں گے, اب ہمارا یہ کام ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس 0 صبر کرے, کلر چینج کرو, 0.1385 کو آپ نے کیا کرنا ہے, 100 پر ملٹیپلائی کرنا ہے. تو اس سے آپ کے پاس آ جائے گا 13.885, ٹھیک ہے. تو 5 ختم ہو گیا, 8 کی راؤنڈنگ ہوگی تو یہ آپ کے پاس 14%
परसेंटेज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 14% एडल्ट ऐसे होंगे जिनकी जो एचबी लेवल है वो 12 और 13 के दरमियान में होंगी। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। ये तो हमने सिंपल जो पॉपुलेशन है उसकी की है, लेकिन असल चीज़ हमारे पास क्या है? असल चीज़ हमारे पास सैंपल है, ठीक है। हमने सैंपल की अब कैलकुलेशन करनी है। सो यहाँ पर हम थोड़ा आगे जाते हैं अपनी तो इससे हमारे पास 13 मतलब 14% आ गया कि 14% लोग ऐसे होंगे जिनकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 12 और 13 के दरमियान में होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या है? 14% आएगा। 14% लोग ऐसे होंगे जिनकी हीमोग्लोबिन लेवल 12 और 13 के दरमियान में होंगी। ये तो हमने हल कर लिया है, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि if a random sample of 16 adult is taken from the above population, then obtaining the following, the mean and standard deviation of the sample mean, for what proportion of such sample would you expect the hemoglobin level between 10 and 13। कहते हैं कि अगर यही पॉपुलेशन में से अगर आप 16 सैम्पल्स लेते हैं, ठीक है, 16 सैम्पल्स रैंडम सैम्पल्स ऑफ 16 एडल्ट के आप सैम्पल लेते हैं, ठीक है, इसी पॉपुलेशन से, और फिर उसकी आप मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करते हैं? सैम्पल की मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड और मीन डिविएशन वही है जो कि हमें पहले दिया गया था, वैल्यू जो है वही है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि what proportion of such sample would you expected of the mean hemoglobin level between 10 and 13। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि 10 और 13 के दरमियान में कितनी परसेंटेज आपके पास जो है लोग आएंगे जिनकी मतलब जिनकी वैल्यू जो है सॉरी अच्छा जी, कितने लोग जो है आपके पास आएंगे गिवन डेटा में जिनकी हीमोग्लोबिन लेवल 10 और 13 के दरमियान में होंगी। सो आप क्या करेंगे? फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले आपने एक डायग्राम बना देना है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। आपके पास जो सैंपल मीन है वो क्या है? सैंपल मीन आपके पास 12.7 है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या है? 2.8 है। सो यहाँ पर आपको कहते हैं 10, ठीक है, 10 जो है 12 से कम है इसलिए पीछे लिख देंगे, और 13 आगे है इसलिए ज़्यादा है इसलिए हमने आगे लिख दिया, ठीक है। 10 और 13 की अब हम करेंगे। सो इंतहाई सिंपल है, वही तरीका है, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूला चेंज हुआ है तो फार्मूले के मुताबिक अब हम चलेंगे। बाकी मेथड जो है बिल्कुल वही है जैसे कि हमने पॉपुलेशन के लिए किया था। यहाँ पर आपके पास जो सैम्पल फार्मूला है, ठीक है, तो सैम्पल की जो स्टैंडर्ड डिविएशन जी स्कोर फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। सैम्पल का जो जी स्कोर फार्मूला है वो क्या है? जी इज इक्वल टू एक्स बार मतलब मीन माइनस म्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, ठीक है। एन की वैल्यू आपके पास क्या है? एन की वैल्यू आपको दी गई थी कि 16 आपके पास क्या है? सैंपल है। तो एन की जगह हम क्या करेंगे? 16 पुट करेंगे। तो ये आपके पास सैंपल का जी स्कोर फार्मूला है, ठीक है। सैंपल का जी स्कोर फार्मूला ये है, और आपके पास जो पॉपुलेशन जी स्कोर फार्मूला है वो क्या है? इंडिविजुअल एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास पॉपुलेशन का जी स्कोर फार्मूला है, और ये ऊपर वाला आपके पास सैंपल का जी स्कोर फार्मूला है। सही है? समझ आ रही है? तो अब इसमें हम क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे, ठीक है। z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सो z इज इक्वल टू एक्स बार की जगह हम क्या कर लेंगे? 10 पुट कर लेंगे। म्यू की जगह हम 12.7 पुट कर लेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह हम 2.8 पुट कर लेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय
अंडर रूट n की जगह हम 16 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने पुट कर लिया, यहाँ तक आपको समझ आ गई? हेलो, जी सर, जी सर। अच्छा जी, वेरी सर गुड। इतनी मुश्किल बातें बता रहे हैं। सर 10 कैसे आया है? 10 10 अभी 10 पीछे दिया हुआ था ना। 10 वो ये तो पीछे भूल दिया गए। गया है ना, वो 10 और 13 के दरमियान सर तो अब मुझे हमने मालूम करना है कि 10 और 13 के अच्छा दरमियान अच्छा कितने ठीक लोग। है हाँ, ठीक है ठीक तो हमने 10 पुट कर है। लिया, हमने ठीक पहले है। इसकी एक का करेंगे फिर दूसरे का करेंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल वही मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 10 में से -12.7 करें तो क्या वैल्यू आएंगी? माइनस करें ना, 10 में से -12.7 -0.7 -0, -2.7 अच्छा जी 2.7 2 आएगा। फरा को आज नींद आई हुई है मेरे ख्याल में। 2.7 मुझे नींद नहीं आई सर, मुझे तो आज समझ नहीं आ रही आप क्या कर। समझ नहीं आ रहा आपको? कभी कुछ मतलब घुमा। सर समझ आ रही है लेकिन मतलब अजीब सी बात है। अच्छा कभी जी, कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ अच्छा जाता है, जी, खैर है, समझ जाएंगे, कभी कोई बात सैंपल और नहीं है, कभी आसान है, पॉपुलेशन। बस थोड़ी सी आप लोगों ने कंसंट्रेशन देनी है। 2.8 अपनी जगह पर आ गया, और 16 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आपके पास क्या आएगा, 4 स्क्वायर आता है ना। तो इसलिए ये स्क्वायर स्क्वायर रूट ख़त्म हो गए, 2 से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गए, इसलिए हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो इस 4 को यहाँ पर हमारे पास जो 4 आया है 16 से, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 2.7 के साथ 4 को आप मल्टीप्लाई करें और फिर मुझे आप बताएं। सर ऊपर क्यों ले गए? ऊपर ले गए हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, करना कि आसान हो जाए। सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा ऊपर लेके जाना है कि बस नीचे? इसी तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से फॉलो करें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सर 2.7 10.8 आता है। क्या आता है? 10.8 10.8 को आप डिवाइड करें 2.8 पर, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.0.85 3.85 है सर। 3.85 3.85। जी अच्छा जी, 3.85। सबर करें। जी सर 3.85 अच्छा जी, -3.85 आ गया ना, माइनस को आप भूल गए, माइनस सिर्फ इंडिकेशन के लिए कि ये लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। तो इससे हमारे पास जी क्या जी वैल्यू आ गई, 3.85 वैल्यू आ गई। जी इज इक्वल टू -3.85, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। सो 3.85 को अगर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में देखते हैं, मतलब जीज को टेबल में देखते हैं, तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी, इससे हमारे पास 0.499 आएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू, सबर करें मैं देखता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ। वैसे तो यही वैल्यू आती है, मैंने पहले कैलकुलेट की हुई है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर तो 3 तक वैल्यूज दिए गए हैं, वो दूसरा टेबल में निकालता हूँ। सर बाकी जो है वो उसके ऊपर आएंगी। नहीं सर नहीं, मैं इसी वजह से तो मैं परेशान हो रही हूँ कि ये तो ये टेबल ही खत्म देखिए, हो गया ये तो है, हमारी देखिए वैल्यू ऐसे निकल आई है कि जो देखिए देखिए, ये है, परेशान ना होना, देखिए यहाँ तक 3.9 तक वैल्यूज है, तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 3.8। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए 3.8 कहाँ पर है, ये नीचे आपको बिल्कुल लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में दिखाई दे रहा होगा 3.8, ये हो गया। और फिर 8 के बाद क्या है, 5 है, तो इसलिए हम 5 इस वाली लाइन में आएंगे। तो नीचे आते आते सेकंड लास्ट वाले पॉइंट को हम देखेंगे, तो इससे क्या आएगा, 0.499 आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं?
جی سر دے رہے ہیں. 0.4 ہماری ویلیو ہے 3.85. ہاں نا، تو ہماری ویلیو 3.85 ہے. تو نیچے آپ آ جائیے، دیکھیں 3.85 یہ والی دیکھیں، سب سے سیکنڈ لاسٹ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے 3.8 یہ ہو گیا، اور 5 ہے تو 5 والی نیچے آتے آتے سیکنڈ لاسٹ اگر آپ دیکھیں تو 0.499 یہ ویلیو آپ کے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، 999 ہے. تو یہ ایک ویلیو ہو گئی. اور پھر ہم اگر دوسرے کو کیا کریں، اس کو سالو کریں اور اس سے ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. سو یہ آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کر لینا ہے. یہ سالو کرتے کرتے پیپر کا ٹائم ہی گزر جانا. یہ ایم سی کیوز میں آپ کے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کے ایم سی کیوز اتنا لمبا پروسیس پاگل تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیں گے، لیکن یہ آپ کے سمجھنے کیا سر پھر اتنا مشکل ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں اگر پیپر میں نہیں آنا؟ اس سے کچھ پارٹ آئیں گے. دیکھیں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو ویلیو دی گئی ہوں گی اور آپ کو کہیں گے کہ اس کی جو زی اسکور ویلیو ہے وہ نکالے. تو آپ کو اگر زی اسکور ویلیو نکالنی نہیں آتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ یہاں پر آپ کو زی اسکور ویلیو تو ہم نکال لیں گے سر. جو ہے نا وہ کنفیوژن یہاں پہ ہوتی ہے جب سیمپل کے لیے اور پاپولیشن کے لیے. وہ اس طرح بھی کہیں گے سیمپل کے لیے نکال کے دکھائیں یا ہاں جی پاپولیشن کے بالکل، لیے، یہ آنسر تو سیم ہی لازمی رہے طور گا. پر آپ کو کہیں گے. آپ کو اگر سیمپل کے لیے کہیں گے تو پھر سیمپل کا فارمولہ یوز کرنا ہے. پاپولیشن کے لیے اگر کہیں گے تو پھر پاپولیشن. اگر ایسا ایم سی کیوز آئے جس میں نہ سیمپل کا ذکر ہو نہ پاپولیشن کا، تو آپ لوگوں نے پھر ڈائریکٹلی سمجھ جانا ہے کہ پاپولیشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. ہاں جی. سر مجھے تو لگتا ہے زی اسکور انہوں نے نا اس میں دیا ہوگا لازمی، کیونکہ اتنا لمبا ایم سی کیوز تو دینے سے رہے کہ ہم 5 منٹ ایک ایم سی کیوز پہ دیکھیے لگا دیں گے. وہ صرف آپ کو یہ پوری کیلکولیشن کے لاسٹ میں جو ویلیوز آتی ہیں نا، جیسے کہ ابھی ہم نے کیا 3.85 یہ ویلیو آپ کو دی گئی ہوں گے. آپ کو کہیں گے کہ اس کا زی اسکور ٹیبل میں سے نمبر یا ویلیو نکال کر دے، تو وہ ویلیو آپ نے نکالنی ہوں گی. ٹیبل کو دیکھ کر آپ نے بس صرف پٹ کرنی ہوگی. اس طرح کے ایم سی کیوز آئیں گے. اچھا جی، اب ہم دوسرے کی ویلیو نکالتے ہیں. وہی فارمولہ ہے. اب ہم 10 کی جگہ 13 پٹ کریں گے ایکس بار کی جگہ. ٹھیک ہے، 13 مائنس 12.7 صحیح ہے، اور ڈیوائڈڈ بائی اسٹینڈرڈ ڈیویشن وہی ہے 2.8 ڈیوائڈڈ بائی، اور پھر اسی طرح سے 16 ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ 13 مائنس 12، 13 سے ہم 12 کو مائنس کریں گے تو اس سے آپ کے پاس کیا ویلیو آئے گی؟ اس سے آپ کے پاس 0.3. 13 مائنس 12.7 تو اس سے آپ کے پاس 0.3 آئے گی سر. 0.3 ڈیوائڈڈ بائی اچھا جی، اب اس 16 کو وہ کرے تو پھر آپ اسی طرح سے 4 کو اوپر لے آئے. ٹھیک ہے، 16 مطلب اس کا جب آپ اسکوئر روٹ لکھائیں گے تو یہ 4 اسکوئر ہو جائے گا. تو اسکوئر یہ اسکوئر روٹ کے ساتھ کٹ جائے گا، رہ جائے گا 4. تو 4 کو آپ اوپر لے آئے، اس کو 0.3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. 0.3 کے ساتھ جب ملٹیپلائی کریں گے، اس سے جو ویلیو آئے گی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1.2. ہاں، اس کو 2.8 کے ساتھ جب آپ ڈیوائڈ کریں گے تو اس سے ویلیو آئیں گی آپ کے پاس کیا؟ 0.42 جی 8. یہ 0.428 اس کے روٹ کیسے کٹتا ہے اوپر لے کے جاتے ہیں؟ دیکھیں 16 ہے نا، 16 انڈر روٹ ہے نا، تو اب 16 کیسے بنتا ہے؟ 4 16 بنتا ہے نا. تو اس کو آپ ایسے لکھ دے، دیکھیں اسکوئر روٹ 4 اسکوئر. تو یہ اسکوئر اسکوئر روٹ کے ساتھ کٹ گیا، آ گیا صرف 4. اس 4 کو اپنی آسانی کے لیے آپ اوپر لے جائے، یہ ڈویژن کے بجائے ملٹیپلیکیشن میں کنورٹ ہو جائے گا. تو اس کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے اور پھر ڈیوائڈ کریں گے تو اس سے آپ کے پاس جو ویلیو آئیں گی تو وہ کیا ہے؟ 0.428. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر آپ نے اب راؤنڈنگ کرنی ہے. 0.428 ہے نا، 8 یہ زیادہ ہے 2 سے تو اس لیے یہ کٹ گیا. یہ 2 کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ 0.43 ہو جائے گا. تو اب ہم زی اسکور میں 0.43 کو دیکھیں گے. صحیح ہے، زی اسکور میں 0.43 سر کو اس کی ویلیو آتی ہے 0.1664. اچھا جی، اس کی ویلیو کیا ہے؟
0.1664. अच्छा जी, सर ये दूसरे वाले में आता है, इतना कटा हुआ है, इधर आया हुआ है। 0. ये 3.9 तक है, कौन से दूसरे वाले में आता है? सर आपने पूछा है 0.43 की, तो ये दूसरे वाले टेबल में आएगा ना, ये तो बहुत छोटा है। हाँ हाँ यही जी, है, वो आधे वाला जो मेरे पास आया हुआ है। इसकी वैल्यू सर आती है 0.43, ये इसकी वैल्यू है 0.1664। 0.43, हाँ ये वाला है। इसकी क्या वैल्यू आती है? ये 0.1664। 0.4 हो गया, ठीक है। ये आपके पास 0.4 आ गया। और यहाँ पर अगर 3 में देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.1264। 0.1293 आएगा। क्यों सर? हाँ ना, हमारे पास 43 है ना, 0.43 है, तो 0.4 ये हो गया। और इसको अगर 3 में देखें तो हमारे पास क्या आएगा? ये सामने आते आते 0.1664 आएगा। सर 664 ही आएगा। हाँ जी, 664 ही आएगा, बिल्कुल। हम भी करते सर ये करते, तो मैं हाँ 0.1664 आ गया, ठीक है। तो इसकी हमारे पास जो दो वैल्यूज़ पहले आए थे, तो एक जेड की वैल्यू क्या थी? एक जेड की वैल्यू हमारे पास 0, 0.499। हाँ 0.499 था, 999 था मेरे ख्याल में, 999। और दूसरे जेड, 999 हाँ, 999। और दूसरी जेड की वैल्यू हमारे पास 0.1662 है। इसको जब हम प्लस करेंगे तो 9 2 ये 11 हो गया, 1 इधर आ गया और 1 ऊपर गया, 9 1 क्या हो गया, 10 10 और 6 ये 16 हो गया। फिर 1 इधर आ गया, 10 और 6 16 हो गया। फिर 1 इधर आ गया, 4 1 5 और 1 6 6 आ गया, 0.0। तो अब 0.661 है, ठीक है, 0.661 है। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गए। सो इसको हम क्या करेंगे? 0.661 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सर हम तो इससे आपके 100। पास आ जाएगा 66.61%। तो इसका मतलब ये है कि 66.61% लोगों की जो हीमोग्लोबिन लेवल है, ठीक है, सैंपल में, तो वो 10 और 13 के दरमियान में आएंगी। समझ आ गया? जी सर। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये वही सैंपल है, ठीक है, उसी तरीके से आप मैंने दोबारा बताइएगा इसका आंसर, फार्मूला देंगे। बस ये ख़त्म हो गया। 0.66 से दोबारा बताइएगा। 0.66, अच्छा जी, ये इस तरह से है कि 0.666 आया है, 0.661, ठीक है। तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, इससे आ गया 66.61%। तो इसका मतलब यह है कि 66.61% जो लोग हैं उनका जो एच बी लेवल है वो 10 और 13 के दरमियान में आएंगी। समझ गए? अच्छा जी, तो जी सर। ये बाकी सैंपल भी हम, अगर आपको समझ नहीं आई, अगर आप करने में नाकाम हुए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी था, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अच्छा जी, चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं कल के क्लास में, यूनिट नंबर 6 में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।